गुड इवनिंग लफी, गुड इवनिंग। आज से हम जो है अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी के अंदर, ऑर्डर नंबर 22। और मैंने आपको पहले भी एक अपडेट या इंट्यूशन अपनी बता रखी है कि एपीओ के एग्जाम्स जो है हर स्टेट के द्वारा धीरे धीरे अपने रिलीज करे जाएंगे और करे जा भी रहे हैं। जैसे राजस्थान एपीओ भी अब आउट हो चुका है, और यूपी का भी अपना आउट हो चुका था, बिहार का एपीओ का भी अपना एग्जाम आउट हो चुका है पहले ही। और दिल्ली एपीपी का भी मैं आपको इंट्यूशन डेट में बता रहा हूँ, मिड ऑफ जून या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आपका दिल्ली एपीपी का भी एग्जाम आउट हो जाएगा। ये बात को क्लियर मैं आपको बता के चल रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई फाइल करी हुई है, एक हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा गौर जरूर करिएगा। साथ ही में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इस चीज़ पे भी गौर करिएगा कि अभी करंटली जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि फिल आउट ज़रूर करो। एक एग्जाम और आया हुआ है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो दिल्ली की लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर एडवोकेट्स को एम्पैनल्ड करने के लिए फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं। आज से 3 जून 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली के एडवोकेट हो, दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हो, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, फॉर्म भर सकते हो उसका भी। ठीक है, फायदा रहेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और सेकंड या चीज मैंने और क्या क्या आपको अपडेट कर रखा है। करंटली पंजाब एडीए के लिए रिट फाइल हो चुकी है। ठीक है, पंजाब एडीए एग्जाम के लिए रिट फाइल हो चुकी है कि जो एग्जाम की वेटेज है ना, प्रपोर्शनेट है, उसके लिए रिट फाइल करी गई है। हालांकि कोई इंटरनम स्टे नहीं हुआ है, अगस्त की डेट दी गई है, तो अथॉरिटी के पास पूरा अधिकार है कि वो पंजाब एडीए का एग्जाम निर्धारित टाइम के अंदर वो कराएंगे। ठीक है, तो रिट से पंजाब एडीए के एग्जाम में भी रोक नहीं लगी है। हरियाणा एडीए का एग्जाम पूरा क्लियर है, 5 जुलाई को होने वाला है, इस बात पे गौर करिएगा। ठीक है, तो लगभग जितने एग्जाम्स अभी करंटली चल रहे हैं, नोटिफिकेशन चल रही है, रिट के रिगार्डिंग है, अपकमिंग है, वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। ठीक है, चलो ऑर्डर नंबर 22। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट करा था, बताओ जरा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखते हैं आप लोग कितना अपडेटेड हो, रिवाइज करके आए हो या नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैसने प्रॉफिट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 12 बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया था। तो किसी को कोई डाउट है मैसने प्रॉफिट को लेकर? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसके अंदर नहीं आते हैं, बट अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी तो इंटरव्यू के दौरान आपसे सवाल पूछा जाएगा। मैसने प्रॉफिट एक ग्रे एरिया होता है, इनमें से इंटरव्यू के सवाल बनते हैं, प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं, मेंस का मर्ज करके सवाल बनता है, याद रखना। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। चलो ऑर्डर नंबर 22 के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था सीपीसी का, तो उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में भी आपको एक चीज क्लैरिफाई करी थी। अबेटमेंट का मतलब जैसे अबेटमेंट नहीं है, ये अबेटमेंट है। अबेटमेंट जैसे ही शब्द आएगा तो ऑर्डर नंबर 22 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी से जुड़ा हुआ ये अबेटमेंट होता है, ये आ जाना चाहिए। बट एक छोटा सा भी पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, मैरिज के लिए अब अबेटमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं बचा है। इंसॉल्वेंसी के लिए अपना एक कानून है, आईबीसी कानून है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये चीजें वहां से गवर्नड होती है। तो आज के समय में 2026 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अबेटमेंट का इन पर्टिकुलर पॉइंट से कोई लेना देना अब नहीं बचा है। तो ज्यादातर जो लेना देना होता है वो डेथ से होता है, याद रखना। अब अबेटमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, अभी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम के व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल करा है। अब सूट अभी पेंडिंग है, एक्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, एक्स जो है बेचारा मर जाता है। तो ऐसे केस में जो कोर्ट होगा अब क्या करेगा, कोर्ट जो है अब एक्स पार्टी के आने का वेट करेगा कि हाँ भाई पार्टी कहां गई। फिर एक्स के वकील साहब बताएंगे ना, बोलेंगे ना कि जज साहब एक्स नाम का व्यक्ति ना मर गया, बेचारा एक्स नाम का व्यक्ति मर गया। तो अब ऐसे केस में एक पार्टी है नहीं, वाई नाम की पार्टी बस खड़ी हुई है कटघर, मतलब अपने पोर्शन के ऊपर। तो जज साहब क्या करेंगे, जज साहब जो है सूट को क्या कर देते हैं, अबेट कर देते हैं। अबेट का मतलब होता है अब सूट खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। याद रखना, अबेटमेंट का मतलब सूट पॉज पे है ये नहीं होता, सूट को रोक दिया जाए ये नहीं होता, सूट के लिए एडजर्नमेंट नेक्स्ट डेट के लिए कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। अबेटमेंट का मतलब होता है कि सूट अब आपका खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। याद रखिएगा। पहले बताओ ये छोटी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, एक्स नाम का व्यक्ति मर चुका है तो यार, और मामला भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो एक्स नाम के व्यक्ति के तो एलआर भी होंगे, एक्स नाम के व्यक्ति के तो एलआर भी होंगे। तो सर एलआर को बोलिए,
ठीक है, एलआर को बोलिए, एलआर जो होंगे वो अगर अपने आप को इम्प्लीड करना चाहें एज अ पार्टी के रूप में कि एक्स नाम के व्यक्ति को हटा दिया जाए और एलआर को ऐड ऑन कर दिया जाए एक्स के जगह पे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एक बात बताऊं ना, यहां पे जब डेट आई है, एक्स नाम का व्यक्ति मर चुका है, अब जज साहब यहाँ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए हैं, तो जज साहब क्या प्रक्रिया का पालन करेंगे? कानून क्या है इसके बारे में, कानून क्या कहता है इस चीज के बारे में, मैं आपको इस चीज में बता देता हूं। सीधी सी बात है, जैसे ही कोई पार्टी की डेथ होती है तो डेथ हो जाने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पूरे के पूरे टॉपिक को। एक्स नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद, या वाई भी हो सकता है, याद रखना, एक्स हो या वाई हो, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, दोनों जगह पे सेम रूल एप्लीकेबल होता है। तो जैसे ही कोई पार्टी की डेथ होती है तो 90 डेज के अंदर अंदर जज साहब वेट करेंगे कि भाई कोई एलआर जो है एक्स नाम के व्यक्ति का, जिसको आना हो वो आ जाए और कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाए कि जज साहब आप हमें जो है ना क्या कर दो, एक्स की जगह पे इंप्लीड कर दो। इंप्लीड का मतलब क्या है? हमें एज अ पार्टी बना दीजिए। तो ऐसा कोर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पे एलआर जो है ऑर्डर नंबर 22 के तहत, ऑर्डर नंबर 22 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव करेंगे कि जैसा अब एक्स नाम का व्यक्ति अब मर चुका है, उसको हटा दिया जाए और हमें एज अ एलआर पार्टी इंप्लीड कर दिया जाए कि हम जो है एलआर है डिसीज पर्सन के, एक्स नाम के व्यक्ति के। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि सर 90 डेज, हमने ऑर्डर नंबर 22 पूरा का पूरा पढ़ लिया है, ये 90 डेज जो है ना ये हमें कहीं मिले नहीं है। भाई देखो, लिमिटेशन एक्ट 1963 एक कानून है, जितने भी सिविल मामले होते हैं उसका लिमिटेशन पीरियड हमें कहां बताया हुआ है? लिमिटेशन पीरियड जो है बताया हुआ है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। तो उसका आर्टिकल नंबर 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, वहां पे ये हमें टाइम पीरियड बताया हुआ है। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आ जाती है। धीरे धीरे आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा, ये तो बहुत बेसिक मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। दूसरा सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, मान लेते हैं कि भाई बेचारा एक्स नाम का व्यक्ति मर चुका है, घर के अंदर जो उसके एलआर्स होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल हेयर्स होंगे। अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर्स के बीच में भी डिफरेंस होता है, मैं ये बताऊंगा, टेंशन मत लियो। सेक्शन 2 क्लॉज 11 और सीपीसी हम पढ़ेंगे तो उसका डिफरेंशिएट भी समझ में आ जाएगा। तो सर तो 90 डेज तो बीत गए, बहुत ज्यादा दुख में थे घर वाले, ठीक है, तो इसलिए 90 दिन के अंदर अंदर जो एक्स के एलआर्स थे वो इंप्लीड की एप्लीकेशन नहीं लगा पाए, तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अगर 90 दिन के अंदर अंदर कोई एलआर सामने नहीं आया, कोई एलआर सामने नहीं आया, 90 डेज एक्सपायर हो गए, 90 डेज एक्सपायर हो गए और कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई, तो जज साहब क्या करेंगे? भाई देखो, जज साहब की गलती थोड़ी ना यार, जज साहब तो अपने कानून के हिसाब से फैसला सुनाएंगे ना। 90 डेज तक रुक गए थे ना, तो जज साहब यहां पे क्या कर देंगे? सूट अबेटेड, ये सूट आपका रद्द माना जाएगा, खत्म माना जाएगा, टर्मिनेट माना जाएगा, बात खत्म हो जाती है, सूट इज ओवर। ठीक है जी, चलो अब मान लेते हैं कि एलआर्स जो हैं बेचारों को दुख खत्म हुआ और वो दोबारा अपना आए, सूट फाइल मतलब सॉरी दोबारा वो आए, 90 दिन खत्म हो गए, सूट अबेट हो गया, एलआर्स को अब थोड़ा दुख खत्म हो जाने के बाद आंखें खुली हैं, अब जो है वो अपने आप को एज अ पार्टी बनाना चाहते हैं, तो एलआर के पास क्या सोल्यूशन है? एलआर के पास अब यहां पे ये सोल्यूशन होता है कि जिस तारीख को सूट अबेट हुआ है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 को जज साहब ने सूट अबेट कर दिया था, तो 1 जनवरी 2020 से कैलकुलेट करा जाएगा एक टाइम, यानी कि मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं अभी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? 90 दिन एक्सपायर हो गए, सूट अबेट हो गया 1 जनवरी 2020 को। अब इस डेट से 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिनों के अंदर अंदर जो एक्स नाम के व्यक्ति के जो एलआर्स हैं वो कोर्ट के अंदर आएंगे और एप्लीकेशन मूव करेंगे। किस चीज की एप्लीकेशन? सेट असाइड अबेटमेंट ऑर्डर, कि जैसा जो आपने सूट अबेट कर दिया ना, प्लीज उसे सेट असाइड कर दो। ठीक है, तो 60 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। पहले बताओ ये पॉइंट भी समझ में आ गया है या नहीं? ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9 के अंदर बताया हुआ है, और इसका जो टाइम पीरियड है ये आर्टिकल नंबर 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, बताओ अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार ये 60 दिन हमारे खत्म हो गए,
60 दिन के अंदर भी एलआर के द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है, वो अब भी दुख में भरे हुए हैं, एक्स नाम के व्यक्ति के डेथ हो जाने के दुख में हैं, तो अब क्या होगा? मान लेते हैं 70वें दिन, 80 दिन बीत गए, तब एलआर को याद आया, अरे यार एक एक्स नाम के व्यक्ति का जो हमारा डिसीज पर्सन है उसका केस चल रहा था, अब तक तो सूट अवेट भी हो गया होगा, अब तक तो सेटिसाइड करने की एप्लीकेशन का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पे एक आखिरी मौका आपके पास होता है, इसको बोले जाता है सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। यहां पे एक्स नाम के व्यक्ति की जो एलआर है वो सेटिसाइड ऑफ द अबेटमेंट ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, प्लस सेक्शन नंबर 5 की एप्लीकेशन भी साथ में लगाएंगे। किस चीज के लिए? कि जैसा आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कि जैसा आप जो 80वें दिन हम लगा रहे हैं, 20 दिन का हमारा जो डिले हो गया है उसको कंडोन कर दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए, जैसा आप, ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब जब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए जाते हो ना, तो आपको साथ में सफिशिएंट कॉज शो करना जरूरी होता है। सफिशिएंट कॉज आपको शो करना जरूरी होता है। कौन सफिशिएंट कॉज कुछ भी हो सकता है, कि जैसा हम कहीं हरिद्वार गए हुए थे, जैसा हमें हमारे पार्ट पे मिस्टेक हो गई थी, या घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से, एक्स नाम के व्यक्ति की डेथ की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थे, कुछ भी मेडिकल ग्राउंड, कुछ भी इमरजेंसी ग्राउंड, कुछ भी रिलीजियस ग्राउंड, कुछ भी कस्टम वाला ग्राउंड आप पेश करके सफिशिएंट कॉज जज साहब को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आपका जो डिले हुआ था वो क्यों हुआ था। पहले बताओ यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई? क्या आप लोगों को ये छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा और कोई हमारा अबेटमेंट के अंदर टेक्निकलिटीज, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है। अगर आपने इतना समझ लिया, समझ लो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, केस लॉज के बारे में बात करें, हमारे बेयर एक्ट के ऑर्डर नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है वो बात करें। इसमें छोटा सा कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने बस एक बेसिक से बात करी है। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? अबेटमेंट का जो ये पॉइंट है कब अराइज होता है? बाय डेथ से होता है, मैरिज से होता है, इंसॉल्वेंसी से होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करा कि मैरिज से अबेटमेंट का अब ज्यादातर कुछ लेना देना नहीं है, इंसॉल्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। इंसॉल्वेंसी वाला मामला आईबीसी के कानून से डील करता है, सीपीसी के ऊपर अब डिपेंडेंट वो नहीं है। डेथ का प्रोग्राम जो है हमारा अबेटमेंट से शुरू होता है। दो पार्टीज का केस अपना चला जा रहा है, उसमें पार्टीज की अगर डेथ हो जाती है तो उनके एलआर को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 90 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, 90 दिनों में अगर वो एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं तो सूट जो अबेट हो जाता है। अब जिस दिन सूट अबेट हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर एलआर्स को जो है एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी टू सेट असाइड दी अबेटमेंट ऑर्डर। 60 दिन के अंदर अंदर भी अगर एप्लीकेशन नहीं लगाते हो तो जब भी लगाओगे साथ में सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जरूर लगाओगे, तब जाके सूट आप जो टाइम पीरियड है वो कंडोन होगा और अबेटमेंट का जो ऑर्डर है उसको सेटिसाइड कर दिया जाएगा। नॉर्मल सूट फिर चलना शुरू हो जाएगा, जैसे एक्स जिंदा था तब चल रहा था, जिस स्टेज पे वो स्टॉप हुआ था वहीं से ही शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब एक बारी बेयर एक्ट ओपन करिए अपने अपना ऑर्डर नंबर 22, ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 1 प्लीज ओपन करिए। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं सीपीसी के अंदर जो ग्रे एरियाज वाले होते हैं। अगर इन पे कमांड साथ में बना ली, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, कितनी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं? 68 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, ये 69 क्लास है। ठीक है, सीपीसी के लिए तो जितनी क्लासेस 68 के 68 क्लासेस में जो जो पढ़ाया है, अगर वो टिप्स पे है, और वो कैसे होगा मैंने आपको बताया हुआ है। हर संडे को आपको पूरा वीकली अपनी रिवीजन करनी पड़ेगी कि मंडे से लेके सैटरडे जो मैंने पढ़ाई करी है मैं उसको रिवाइज करूंगा या करूंगी। मंडे से सैटरडे तक फिर वही सेम शेड्यूल रहेगा आपका नेक्स्ट। फिर संडे को जो पिछला मंडे को मैंने मंडे से सैटरडे तक पढ़ाई करी थी उसको रिवाइज, प्लस जो मैंने अब नया मंडे से सैटरडे मैंने पढ़ाई करी है उसको रिवाइज मैं करूंगा। तो ऐसे ही अपना डेली आप अपना पाथ बना के चलोगे तो जो पुराना वाला जो वीक है आपका, ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड वीक आपने अपना रिवाइज करोगे, फिर थर्ड वीक को रिवाइज करोगे। ऐसे आप बार 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 एक ही टॉपिक को रिवाइज करते चलोगे, प्लस नया रिवाइज करोगे, पुराना वाला दोबारा रिवाइज करोगे, प्लस नया वाला रिवाइज करोगे। तो जो पुराना वाला टॉपिक्स है ना आपके ऐसे हो जाएंगे कि आंख बंद करके सोते हुए भी कोई आपसे पूछेगा तो आप इजीली उसका जवाब दे सकोगे।
और यही कोई एमसीक्यू का सवाल आ जाएगा आपसे उन्हीं टॉपिक से पूछने के लिए, यू आर द कॉम्पिटेंट इनफ टू आंसर द एनी टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको एक एक टेक्निकल पोर्शन से क्या सवाल बन सकता है वो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, उसका जजमेंट लिखवाया हुआ है, उसका कॉम्प्लिकेशंस को क्या सॉल्यूशन होगा वो लिखवाया हुआ है। मैंने एक टेस्ट पेपर भी आपके लिए निकाला था, तो आई होप आप सभी लोगों ने वो टेस्ट पेपर दिया होगा। ठीक है, हर्षिता आपने तो दिया ही था। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनसे भी जवाब मांगूंगा बाद में। ठीक है, बट मेरे पार्ट पे यही है कि जितना आप साइलेंटली अपना चार दीवारी में चुपचाप अपने रब को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखते हुए बस अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखोगे, जैसे ही एग्जाम आएगा वैसे ही हथौड़ा मारना है आपको। ठीक है, अभी हम अपने हथौड़े को तैयार कर रहे हैं। अब वो तैयार कितने दिन में होगा, कितने दिन में नहीं होगा, हर एक बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। अब जो है एक बारी ऑर्डर नंबर 22 को, रूल नंबर 1 को एक बारी रीड आउट करो, तब आपको एक बात समझ में आएगी। नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव। यहां पे लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपीज में इस बात को लिख लेना, अगर राइट टू स्यू सर्वाइव है इसका मतलब क्या है, नो अबेटमेंट, ये बोलना था। ठीक है, और अगर राइट टू स्यू नॉट सर्वाइव होगा, अगर सर्वाइव नहीं होगा तो सूट क्या हो जाएगा, सूट अबेटेड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लो यार, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। इतने आप नोट डाउन करो, मैं पूरा का पूरा रूल 1 रीड आउट कर देता हूं ताकि आपके मन में क्लैरिटी आ जाए। ऑर्डर 22 रूल नंबर 1, नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव। अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करेगा तो नो अबेटमेंट होगा, ये हेडिंग लिखी हुई है। The death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survive. अगर right to sue survive कर रहा है तो ऑटोमेटिक अबेटमेंट नहीं हो जाएगा। जो भी पार्टी की डेथ हुई है उसके एलार्स को टाइम दिया जाएगा कि भाई साहब आप आइए और एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर अंदर लगा दीजिए, 90 दिन के अंदर अंदर लगा दीजिए कि भाई पार्टी की डेथ हो जाती है, ऑटोमेटिक आपका सूट अबेट नहीं हो जाएगा। ये बात बोली है। अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करता है, अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करता है तो अबेटमेंट ऑटोमेटिकली सूट का नहीं होगा। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी क्या बात कर रही है कि अगर राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं करता है तो ऑटोमेटिक आपके सूट को अबेट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा परमानेंट बेसिस पे। जैसे कि एक एग्जांपल, हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ सूट फाइल करा। सूट क्या, हाँ वही डिवोर्स, अपना डिवोर्स लेने के लिए। अब जब सूट अपना पेंडिंग में था, हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब जब हस्बैंड की डेथ हो गई है, हस्बैंड डाइड, तो अब मुझे बताओ हस्बैंड के बिहाफ पे हस्बैंड के मम्मी या पापा क्या ऐड हो सकते हैं और डिवोर्स केस को आगे चला सकते हैं? क्या यहां पे राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है? क्या ये हस्बैंड का इंडिविजुअल राइट नहीं था डिवोर्स लेना? ये इंडिविजुअल राइट था। हस्बैंड जिंदा है तो डिवोर्स ले सकता है। अब हस्बैंड अगर मर गया है तो ऑटोमेटिक डिवोर्स है, वाइफ विडो की कैटेगरी में आ जाएगी, डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली मैरिज डिसॉल्व मानी जाएगी। बताओ हाँ या ना? तो ऐसे केस में यहां पे मम्मी या पापा एच के यहां पे ऑर्डर नंबर 22 की एप्लीकेशन लगा के 90 दिन के अंदर अंदर ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पे जो हस्बैंड मर चुका है डिवोर्स केस में, राइट टू स्यू सर्वाइव वाली केस में ये नहीं आता है, राइट टू स्यू नॉट सर्वाइव की केस में आता है। तो सूट यहां पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया है? पहले बताओ। हर्षिता आपने एक अच्छा जवाब दिया है, संजना आपने भी अच्छा जवाब दिया है कि यहाँ पे पार्टीज का जो है आपस में पर्सनल राइट जो होता था उसके अंदर राइट टू स्यू पार्टीज के मरने के बाद सर्वाइव नहीं करता, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे अबेटमेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है ना? ठीक है, अभी तो क्लैरिटी है ना, बाकी है, थोड़ा सा रुको। एक एग्जांपल लिखो जरा, एक एग्जांपल लिखो। मान लेते हैं मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, आप इसको कॉपीज में अपने वर्डिंग्स में इसको एग्जांपल को लिख लीजिएगा। मेरी किसी ने डिफेमेशन करी है, मुझे किसी ने उल्टा सीधा बोला है,
किसी ने कुछ भी एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है या कुछ भी पब्लिकली, ठीक है, तो डिफेमेशन करा है, तो मैंने क्या करा, एक सिविल डिफेमेशन का मुकदमा सिविल कोर्ट के अंदर दायर कर दिया, ठीक है, और कंपनसेशन की मांग करी कि जज साहब देखो मेरी बदनामी किसी व्यक्ति ने करी है, तो मुझे 1 लाख 10 लाख रुपए का मेरे को कंपनसेशन उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैं मांग करता हूं, ठीक है। समझ मारी मेरी बात भाई? देखो डिफेमेशन का केस भी तो आप ऐसे थोड़ी ना 50 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए मांग करोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते, ठीक है। जज साहब ये भी तो एनालाइज करते हैं ना, जब सिविल कोर्ट, जब मामला सिविल कोर्ट में जाता है कि पर्सन की इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या वर्थ है भी 500 करोड़ रुपए की, ये सब एनालाइज होता है। कोर्ट फीस भी तो उसी के हिसाब से डिसाइड करी जाती है ना, इसलिए मैंने 10 लाख बोला, ठीक है। तो 10 लाख रुपए मैं मांग करता हूं वगैरह वगैरह। अब पार्टी की डेथ हो जाती है, तो एक बात बताओ, पार्टी की जब डेथ हुई है तो ऐसे केस में पार्टी के जो एलान्स हैं वो इस केस में इंप्लीड कर सकते हैं ऐसा पार्टी? क्या यहां पे राइट टू स्यू सर्वाइव करता है, या ये पर्सनल राइट वाला मामला है, या ये इंडिविजुअल राइट वाला मामला है? डिफेमेशन मेरा हुआ था, ठीक है, डिफेमेशन मेरा हुआ था। ऐसे केस में पार्टी जिंदा अगर नहीं है तो ऐसे केस में ये इंडिविजुअल राइट का मैटर है, पर्सनल राइट का मैटर है। तो ऐसे केस में मेरे एलाज इस पर्टिकुलर सूट के अंदर इंप्लीड अपने आप को नहीं कर सकते हैं। राइट टू स्यू भी अपने आप में मेरे डाइड हो जाने के बाद, पार्टी के डाइड हो जाने के बाद राइट टू स्यू भी डाई हो जाता है, डाइड हो जाता है, तो सर्वाइव नहीं करता। तो ऑटोमेटिकली ये सूट क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आप एक नोट बना के एक बात लिख लो कि सर राइट टू स्यू सर्वाइव कौन कौन से मामलों में मेजरली करता है। ऐसा कोई हमारे को एक बात लिखवा दो जिससे हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। हम बस एक ही चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को समझेंगे, तब हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या ये राइट टू स्यू सर्वाइव करने वाला मामला है, तो अबेटमेंट नहीं होगा, तो 90 दिन में एलआर को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करने वाला मामला नहीं है तो ऑटोमेटिक अबेट हो जाएगा सूट। हाँ है ना, ठीक है। तो एक नोट बना के लिख लो, रिकवरी ऑफ डेप्ट जो वाले जो मामले होते हैं, रिकवरी ऑफ डेप्ट, मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए का उधार लिया है, ठीक है, मैंने चुकाया नहीं है, तो सामने वाली पार्टी ने मेरे पे केस कर दिया, मेरी डेथ हो जाती है, तो क्या जो प्लेंटिफ है जिसने मेरे ऊपर केस करा है, मेरे मरने के बाद क्या वो मेरे बच्चों से, मेरे एलआर से, मेरे लीगल हेयर से रिकवर करने के लिए लाइबल है? बिल्कुल लाइबल है। मेरी जो जायदाद होगी वो मेरे बच्चों के नाम होगी, तो मेरे बच्चों से वो वसूल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या यहाँ पे राइट टू स्यू सर्वाइव करता है? बिल्कुल कर सकता है। मेरे मरने के बाद एलआर्स को इंप्लीड करा जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। तो राइट टू स्यू यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ऑटोमेटिक अबेटमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो 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 नोट बना के कि कहां कहां पे राइट टू स्यू मेजरली सर्वाइव करता ही करता है। रिकवरी ऑफ डेप्ट वाले मामलों में, कॉमा, पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी वाले मामलों में, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, मान लेते हैं प्रॉपर्टी का बंटवारा है, 4 प्रॉपर्टियां हैं, उनमें से एक फैमिली मेंबर मर गया है, तो भाई मर गया है तो उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे पति के नाम या हमारे पापा के नाम ये शेयर मिलने वाला था, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तो हमें इंप्लीड करा जाए ऐसा पार्टी? बिल्कुल, राइट टू स्यू सर्वाइव करेगा। ठीक है, इक्वल लिखो, कॉमा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मान लेते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, खरीदी क्या, मैंने एक प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी दिया था एक बिल्डर से कि भाई साहब ये वाला फ्लैट मैं लूंगा, कितने का दोगे? 1 करोड़ रुपए का। चलो भाई साहब, बयाना के रूप में मैं आपके पास सिक्योरिटी के रूप में 10 लाख रुपए जमा करा देता हूं, बाकी के पेमेंट जो है जब रजिस्ट्री मेरे नाम पे कराओगे 90 लाख रुपए तब दे दूंगा, बात खत्म हो जाती है। अब मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है जी। अब जो है सामने वाली पार्टी ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, मैंने सूट फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, डेथ हो जाती है। उसके बाद जो मेरे बच्चे लोग हैं वो जो बिल्डर है उसके मेरे मरने के बाद वो जो मेरे बच्चे लोग हैं वो इंप्लीड करने के लिए एज एलआर ऑर्डर 22 के अंदर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट टू स्यू सर्वाइव करता है? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? अरे जो फ्लैट 1 करोड़ रुपए का मेरा होने वाला था, तो मेरे मरने के बाद तो बच्चों का ही था, एलाज का ही था, लीगल हेयर्स का ही था, है ना? राइट टू स्यू सर्वाइव करेगा? बिल्कुल करेगा। कॉमा करके लिखो एक और, कॉमा या कॉमा छोड़ के रहने दो, ऐसे ही लिख दो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट एक्सेट्रा, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, वुड कंटिन्यू
आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी। ठीक है, ऐसे लिख लेना, राइट टू सीयू सर्वाइव इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ टैप्ड पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेट्रा वुड कंटिन्यू आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टीज। जब रिवाइज कर रहे होंगे अपने रजिस्टर को, दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ये रजिस्टर आपकी गीता, बाइबल, जो आपको धार्मिक किताब अपने धर्म के हिसाब से लगती होगी ना, तो ये मानते हुए चलना, इस रजिस्टर से बाहर अगर आप कुछ भी नहीं आता है, यहाँ रखना, मैं बहुत एक एक चीज लिखवाता हूँ। एक ना आप मैक्सिम लिख लो, ये मेंस में काम आएगा आपके। मेंस में अगर आप ये मैक्सिम लिख दोगे ना, थोड़ा सा एक अलग इंप्रेशन एग्जामिनर के दिमाग में पड़ता है। एक्शो पर्सनलिस, ये मैक्सिम से भी आप अपना इंट्रोडक्शन का आंसर स्टार्ट कर सकते हो मेंस के अंदर। अगर मेंस में आपका सवाल आता है अबेटमेंट के ऊपर, तो इस मैक्सिम से भी आप अपना जवाब शुरू कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन में हमें लिखना होता है ना, इस मैक्सिम का मतलब लिख लो, एक सिंपल सा ही मतलब है यार, कुछ भी नहीं है। ये पहले मतलब पुराने टाइम का जब ये हमारा कंसेप्ट आया था, उस टाइम पे मैक्सिम बना था। बट इसकी एक्सेप्शन भी है। लिखो पहले, अ पर्सनल एक्शन, जैसे मैंने आपको डिवोर्स वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको डिफॉर्मेशन वाला एग्जांपल दिया था कि बंदा मर गया तो राइट टू स्यू भी मर गया, ऑटोमेटिक अबेटमेंट हो जाएगा। बताया था ना कि मेरा पर्सनल राइट था, उसमें इंडिविजुअल राइट था। मैं जिंदा हूं भैया, मेरी डिफेमेशन करी है तो मैं सूट फाइल कर रहा हूं। मैं मर गया, डिफेमेशन भी खत्म, सूट भी खत्म, राइट टू स्यू वाला अधिकार भी खत्म। डिवोर्स मैं कर रहा हूं तो राइट टू स्यू भी खत्म मरने के बाद, हाँ है ना। तो उसी के बेसिस पे ये मैक्सिम हमारा चलता आ रहा था। लिखो, अ पर्सनल एक्शन डाइज, अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। अब इस मैक्सिम की एक्सेप्शन क्या हो सकती है, आप मुझे बताओ। ये मैक्सिम हमें बोलता है कि भाई देखो, बंदा मर गया, बंदे का पर्सनल जो एक्शन था वो भी मर जाता है बंदे के मरने के बाद में। अब इसका एक्सेप्शन क्या है बताओ जरा। एक्सेप्शन यही तो है कि अगर बंदा मर गया, अगर बंदा मर गया है, साथ ही में राइट टू स्यू सर्वाइव करता है, तो नो ऑटोमेटिक अबेटमेंट आए ना। तो एक्सेप्शन भी लिखना चाहो लिख लो, वेयर द राइट टू स्यू सर्वाइव्स then such maxim will not prevail. Where the right to sue survive, then such maxim will not prevail. Full stop. ठीक है जी। अब थोड़ी टेक्निकल बातें करें यार, थोड़ी सिंपल सोबर बातें तो हमने बहुत बहुत कर ली हैं, थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं। ये वाली चीज तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि क्या कि ए नाम का व्यक्ति है, ये बना लेना थोड़ा सा अपनी कॉपी में भी ना। ए नाम का व्यक्ति है, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल करा है, सूट फाइल करने के बाद ए नाम का व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ पहले तो। एक तो क्या होगा, अब ऐसे केस में पार्टी के मरने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि जो एलआर है, विल मेक एप्लीकेशन विद इन 90 days, विद इन 90 days प्लस राइट टू स्यू सर्वाइव होना चाहिए, तब जाके ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। राइट टू स्यू सर्वाइव होना चाहिए, पहले तो ये चेक करा जाएगा। राइट टू स्यू अगर सर्वाइव करता है तो 90 दिन के अंदर अंदर एलआर को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात या नहीं। और अगर ये चीज 90 डेज के अंदर अंदर अगर एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती, नहीं लगाई जाती है, तो सूट क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं, इफ नॉट कंप्लाई। अब इधर लिख देता हूं कि अगर एप्लीकेशन बाय एलआर मेड विद इन 90 days, तो हमारा जो सूट है वो सूट विल कंटिन्यू। समझ में आई मेरी बात। चलो, और अभी हमने क्या पढ़ा है, लिख लिया ना, साथ साथ लिखते रहना यार, क्योंकि इसके अगर ये चीज समझाने के बाद मैं टेक्निकल की कहानी शुरू करूंगा। अब यहां पे क्या समझ में आता है, एक बार सूट अबेट हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा, एलआर को, एलआर विल मेक एप्लीकेशन, एलआर विल मेक एप्लीकेशन विद इन 60 days, विद इन
60 days to set aside the abatement order. ठीक है जी, to set aside the abatement order. To set aside the abatement order. अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं एलार्स तो एलार्स है, एलार्स ने 90 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई, 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई सेट असाइड कराने के लिए, उन्होंने कहा भाड़ में जान दो यार, हम नहीं लगा रहे एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन ये है कि सूट तो अब खत्म हो चुका है, ये वाला जो पहले प्लेंटिफ के द्वारा जो अब डिसीज हो चुका है, अपना सूट फाइल जो उसने करा हुआ था वो तो खत्म हो चुका है। क्या एलार्स जो है एक अलग से अब सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं क्या? क्या सेपरेट सूट फाइल करा जा सकता है क्या? जो सूट अबेट हो चुका है, जो कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सूट अबेट हो चुका है, तो क्या सेपरेट सूट फाइल करा जा सकता है? एप्लीकेशन 90 दिन 60 दिन के अंदर ये लाइन लगाकर मैं एक एलआर हूं डिसीज पर्सन का, तो यही बात लिख लेना कि अगर एलआर ने एप्लीकेशन नहीं लगाई 60 दिन के अंदर तो सेट असाइड की, तो यहां पे याद रखना एंड नो सेपरेट सूट बी इंस्टीट्यूटेड बाय द एलआर, याद रखना। और ये जो कहानी है ये ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9 के अंदर लिखी हुई है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आता है कि एक बार सूट अबेट हो जाने के बाद क्या सेपरेट सूट फाइल करा जा सकता है एलआर के द्वारा? नो। तो रेमेडी क्या बचती है एलआर के पास में? रेमेडी क्या बचती है भाई साहब? रेमेडी यही बचती है 90 दिन के अंदर अंदर या तो इंप्लीड करा लो, 90 दिन एक्सपायर हो गए, सूट अबेट हो गया तो 60 दिन के अंदर अंदर सेट असाइड ऑफ द अबेटमेंट करा लो, और अगर वो भी एक्सपायर हो गए, 60 दिन भी एक्सपायर हो गए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सफिशिएंट कॉज शो करके अपनी एप्लीकेशन ये अबेटमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड करा लो। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? और ये 60 डेज हमारे कहां मेंशन है? आर्टिकल नंबर 121 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। और ये 60 डे ये 90 डेज की कहानी हमारे को कहां मेंशन है? ये 90 डेज की कहानी हमारे को कहां मेंशन है? आर्टिकल नंबर 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। क्या ये बात समझ में आ गई? बेसिक बातें हैं यार, अभी क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी ये बात समझाई थी और अब भी ये बात समझा रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एलआर, एक क्वेश्चन लिखो। एलआर मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग देम एज एलआर LR makes an application for impleading them as LR of deceased party on 105th day, on 105th day 105वें दिन LR की आंखें खुली और वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि जज साहब हमें इम्प्लीड कर दिया जाए, हमें इम्प्लीड कर दिया जाए। ठीक है, देखो 90 दिन तो और 60 दिन, यानी 90 दिन में तो एप्लीकेशन लगानी है, 90 दिन आपने नहीं लगाए तो आपका सूट ऑटोमेटिक फिर अबेट हो जाएगा। उसके बाद 60 दिन और मिलते हैं, तो 90 और 60 कितने होते हैं? 150 दिन। ठीक है, 150 दिन होते हैं। अब बंदा 105 दिन में एप्लीकेशन लगा रहा है कि जज साहब, उसने सीधा एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है, जज साहब आप मुझे जो इम्प्लीड कर दो एज एलआर जो डिसीज पार्टी है। तो मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन को, ये लाइन को, ये क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको क्या कमी नजर आ रही है? मुझे बताओ, कमी बताओ कि एलआर ने सीधा एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी 105वें दिन पे कि जैसा मुझे इम्प्लीड कर दिया जाए एज एलआर, बात खत्म। मुझे इम्प्लीड कर दिया जाए एज एलआर, बात खत्म। तो मेरा सवाल ये है कि कमी क्या आ रही है आपको? कमी कुछ दिखाई दे रही है? कमी ये, अरे बताओ, कमी तो बताओ यार, कमी क्या है? 105वें दिन इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगाई गई है, 105वें दिन तो यार सूट तो अवेट हो चुका होगा, 90 दिन खत्म हो जाने के बाद सूट तो अवेट हो चुका होगा ना, हाँ या ना? तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा, पहली बात 90 दिन एक्सपायर हो गए हैं, उसमें तो सूट अवेट हो गया है। 90 दिन एक्सपायर हो जाने के बाद सूट अवेट हो गया तो 60 दिन बचे थे, तो 90 और तो सूट यहां पे लाई कर रहा है, अभी कंडीशन यहां पे अप्लाई कर रही है 60वें दिन के अंदर।
तो यहां पे तो पार्टी को क्या एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी? एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अबेटमेंट ऑर्डर। इस चीज की एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी कि जैसा आपने जो सूट अबेट कराए, हम उसके डिसीज पार्टी के एलआर हैं, तो आप सूट को ना अबेट कर दो, वो सेट असाइड कर दो जो आपने अबेटमेंट ऑर्डर करा है, और हमें एज अ पार्टी इंप्लीड कर दो। हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल संजना, आपने सही दिमाग लगाया। ठीक है, तो यहां पे एप्लीकेशन जो लगनी चाहिए थी वो किस चीज की लिखनी चाहिए थी? सेट असाइड दी अबेटमेंट ऑर्डर। लेकिन पार्टी ने जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया? पार्टी ने 105वें दिन पे इंप्लीड की एप्लीकेशन लगाई है। इंप्लीड की एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर अंदर तक अगर लगा सकता तो वो लगाता। 90 दिन के बाद अवेट हो गया, 60 दिन में ये हुआ है, तो आप एज अ जज के तौर पे कैसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डील करोगे? बताओ। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है स्ट्रेट अवे। 105वें दिन में इंप्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगाई गई है, बिना जज आपका क्या फैसला होगा? बताओ। अब अपना दिमाग जो है ना थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच के तौर पे चलाना। ठीक है, आप ये सोचो मैं तो जज हूं और मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करूंगा, सॉरी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट करी जाती है, अबेटमेंट का ऑर्डर बरकरार रहेगा। ऐसा थोड़ी ना करोगे। आपको ना एग्जाम के अंदर थोड़ा दोनों पहलू से सोचना है, एक स्ट्रिक्ट वाले दिमाग से सोचना है और एक मासूमियत वाले दिमाग से भी सोचना है, तब जाके आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अप्रोच अप्लाई कर पाओगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी आई थी। तो लिखो, ऐसे अपने अपने शब्दों में मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, याद रखना, आपकी मेंटालिटी को मजबूत करने वाले ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको कोई क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप समझते हुए अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका वर्ड टू वर्ड ये आंसर लिख के मैं रट के और पेपर में लिखाऊंगा। सॉरी, पेपर में रटने का काम जुडिशरी में तो नहीं है, याद रखना। जुडिशरी में जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग होगी उतना बढ़िया स्कोर रहेगा आपका एग्जामिनेशन के अंदर। ये बार बार मैं आपको बताता रहता हूं, अंडरस्टैंडिंग जितनी स्ट्रांग होगी वो झलकेगी। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? मुझे एक बात बताओ, पार्टी है, पार्टी अपने आप को इंप्लीड कराना चाहती है और पार्टी ने अपने सारे के सारे एप्लीकेशन में रीजंस भी लिखे हुए हैं, जैसा भी ये हो गया था, मेरा घर में दुख था, पार्टी की तबीयत, पार्टी के घर में तबीयत खराब हो गई थी, जैसा हमें इसलिए लेट हो गई, देरी हो गई, सर हमें माफी कर दो। ठीक है, कंडोन कर दो। माफ वर्ड लिखा हुआ है, कंडोन वर्ड नहीं, वर्डिंग्स में नहीं जाना। आपको एप्लीकेशन पढ़ने के बाद मोटी मोटी सारी बातें समझ में आ रही है और ये भी समझ में आ रहा है कि जो पार्टी डेथ हो चुकी है उसके एलआर है, सारी बातें समझ में आ रही है। तो दिक्कत क्या आ रही है बताओ? जब आपको ये पता है कि पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई इंप्लीड करने के लिए, पार्टी अपने सारे फैक्ट्स बता रही है कि हम देरी हमारे को क्यों हो गई, 90 दिन में हम क्यों नहीं आ पाए, वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो अपने अबेटमेंट के ऑर्डर को सेटिसाइड करके पार्टी को आप इंप्लीड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मनाही वाली बात नहीं है। तो जजमेंट, अब आपका जजमेंट क्या होना चाहिए कि ठीक है, आपको हम जो है इंप्लीड कर रहे हैं एज एलआर, और जो हमने अबेटमेंट का ऑर्डर पास करा था उसे सेटिसाइड करते हैं। कहीं ऐसा कानून में ऑर्डर 22 में लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस करनी है आपको? 90 दिन में अबेटमेंट का ऑर्डर आपने जो पास कर दिया, उसके बाद पार्टी ने अगर सेटिसाइड की एप्लीकेशन नहीं लगाई है, सिर्फ इंप्लीडमेंट की अगर लगाई है, तो आप उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दोगे, अबेटमेंट के ऑर्डर को बरकरार रखोगे? ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं भाई, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, बस एक लाइन ही तो मिसिंग है ना बेचारे की एप्लीकेशन में कि जैसा आप सेटिंग असाइड दी अबेटमेंट ऑर्डर भी कर देना, यही तो मिसिंग है ना। और सारी फैक्ट, सारी एप्लीकेशन में सारी कहानियां तो आपको समझ में आ रही है ना कि बेचारे को देरी क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, उसने सारी कहानी लिखी तो है, बस बात खत्म। इतनी कॉमन सेंस आप लगाते हुए उस पार्टी की एप्लीकेशन को अलाउ कर दोगे, दैट्स इट। अबेटमेंट को ऑर्डर को सेटिसाइड करके पार्टी को कंप्लीट कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? लिखना चाहो लिखो, पॉइंट वाइज बना लेना, 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट लिख लो, हियर द एप्लीकेशन फॉर setting aside abatement order is missing, full stop। second point लिखो, but in the aforesaid application if there are clear facts showing the circumstances then court may consider it and allow the party to implead in the suit, full stop। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? बट आपके दिमाग में, मैं बताओ जरा, 105वें दिन एप्लीकेशन लगाई जा रही है, दिमाग आपका स्ट्रिक्ट तरीके से
समझ रहा होगा कि नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ये एप्लीकेशन तो हम अलाउ करेंगे ही नहीं बिना जज, नहीं नहीं एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए। किसी के मन में ये बात आई थी? अगर आई थी तो समझ लेना आप जो है आर्बिटेरी फैसले के तौर पे आर्बिटेरी फैसला देने वाले थे। समझ भाई, मतलब एज पर माई नॉलेज मे बी आप एग्जाम के अंदर ये वाला आंसर इस अप्रोच के साथ लिख के आओ कि नहीं नहीं मैं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करता, मे बी आपका वो जवाब सही होगा अपने तौर पे, लेकिन हमें हमेशा आंसर जो है बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लिखना होता है, याद रखना। बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप लिखोगे आंसर तो हमेशा सफलता पाओगे। एक वो मैक्सिम भी तो होता है ना यार, कि मैं मैक्सिम का नाम जस्ट भूल रहा हूं, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिम आता तो है यार, हार्मोनियस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, याद है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नाम का एक डॉक्ट्राइन होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब आता है कि भाई एक तरफ तो देखा जाता है कि हाँ एक ये जो प्रोविजन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सा भी लग रहा है, एक तरफ देखा जाए कि हाँ ये जो प्रोविजन है हम देश की जनता के लिए, भारत के लिए ये जो कानून है यार ये भी बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे या लागू करे, ऐसा नहीं करते, हार्मोनियसली बैलेंस करते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि बुरा भी ना लगे और अपना गलती को सुधार भी कर दिया जाए, उसको बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हमेशा याद रखना है, बैलेंस आंसर लिखना है हर एक आंसर जो भी सवाल मेंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अब सारी राम कथा हमने पढ़ ली है, अभी थोड़े से बची है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट अभी की क्लास में मैं एक चीज डिस्कस करके क्लास खत्म कर रहा हूं। हु इज एलआर? हु इज एलआर? एलआर बेचारा कौन है? इसका जवाब हमें मिलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द सीपीसी। देखो एलआर की मैं बात कर रहा हूं, एलआर की फुल फॉर्म क्या होगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है एलआर और एक होता है लीगल हेयर। हाँ या लीगल हेयर वो इंसान है जो बाय सक्सेशन जिसको प्रॉपर्टी मिलती है वो लीगल हेयर होता है। हाँ है ना, वो लीगल हेयर होता है कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिलेगी, तो मैं अपने पापा का मैं क्या हुआ? लीगल हेयर हुआ। मेरी प्रॉपर्टी के मेरे बच्चे क्या हुए? लीगल हेयर हुए। हाँ है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यानी कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कौन करेगा? मैं करूंगा। मेरी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कौन करेगा? मेरा बच्चा करेगा। हाँ है ना, तो वो क्या हुए? लीगल हेयर हुए। तो क्या मेरा बच्चा या मैं अपने पापा का बच्चा, क्या मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हूं और लीगल हेयर भी हूं? ये बोलना गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लीगल एलआर कौन हुआ? ऐसा व्यक्ति जो लीगल हेयर भी है, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी यानी एस्टेट को, डिसीज पर्सन की एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा बोलना गलत तो नहीं होगा? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन व्यक्ति होगा? ऐसा व्यक्ति जो बेचारा रिप्रेजेंट करता है द एस्टेट ऑफ डिसीज। बताओ जरा बेरेक में देखो, यही लाइन लिखी हुई है क्या वर्ड टू वर्ड? हमें तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा व्यक्ति जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कौन करता है? एलआर। तो एलआर इज इक्वल टू एलएच, सेम होगा भाई, सेम होगा, बट इसको हम कंस्ट्रक्टिवली नहीं बोलेंगे। ठीक है, कि लीगल हेयर एलआर तो है, लेकिन एलआर की डेफिनेशन और बड़ी है, लीगल हेयर की डेफिनेशन छोटी है। ठीक है जी, कि ऑल, ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल लीगल हेयर्स आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट लीगल हेयर्स। जैसे कि ये बड़ा गोला लीगल रिप्रेजेंटेटिव का है, इसी के अंदर एक छोटा गोला होता है किसका? लीगल हेयर्स का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल लीगल हेयर्स आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट लीगल हेयर्स। मैं बताऊंगा क्यों। अब एक और बात आ जाती है, और कौन कौन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है व्यक्ति? पर्सन हु इज इंटरमेडिबल। क्या शब्द का इस्तेमाल करा है? इंटरमेडिबल्स। द एस्टेट ऑफ डिसीज। अच्छा एक बात बताओ,
ये ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति ने जिंदा जिंदा रहते हुए विल बनाई अपनी कि भाई साहब मेरे मरने के बाद ये सारी की सारी मेरी प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को दे दी जाए, और बी नाम का व्यक्ति जब 20 साल का होगा उसको प्रॉपर्टी तब देना। ठीक है, 20 साल का जब ये बी नाम का व्यक्ति हो जाएगा तब मेरी प्रॉपर्टी सारी की सारी बी नाम के व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर देना। जब तक ये 20 साल का नहीं होता है तब तक ये प्रॉपर्टी सी नाम का व्यक्ति टेक केयर करेगा। ठीक है, टेक केयर करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो यार ए नाम के व्यक्ति ने एक सूट फाइल करा हुआ था, प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में ए नाम के व्यक्ति ने जेड नाम के व्यक्ति के खिलाफ सूट फाइल कर रहा था। ए नाम का व्यक्ति मर गया। अब मुझे बताओ कि एप्लीकेशन जो है इंप्लीड करने की कौन लगाएगा? बी तो अभी माइनर है। तो ऐसे केस में अभी करंटली सी नाम का व्यक्ति कॉम्पिटेंट बनता है, सी नाम का व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेड होगा, तो सी नाम का व्यक्ति एप्लीकेशन लगा सकता है। यस, क्यों लगा सकता है? बिकॉज सी नाम का व्यक्ति क्या है? इंटरमिडिएबल है। सी नाम का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा अभी जो है प्रॉपर्टी को टेक केयर करने वाला बना हुआ है बाय विल। तो सी नाम का व्यक्ति कौन होगा? इंटरमिडिएबल, ऐसा व्यक्ति जो टेक केयर करता है। अब यहां पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो टेक केयर वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं विल वगैरह से या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट से जिसको अथॉरिटी मिली हुई है, ऑथराइज हुआ है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। लास्ट में ये भी बोला हुआ है कि ऐसी पार्टी जो सीयू कर सके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के तौर पे, वो भी मतलब यही है, सी नाम का व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? क्या सी नाम का व्यक्ति कोई खून के रिश्ता है इसका ए नाम के व्यक्ति से? नहीं। तो क्या सी नाम का व्यक्ति लीगल हेयर है? नहीं। फिर भी प्रॉपर्टी का इंप्लीड करने के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है? यस, बिकॉज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द सीपीसी लीगल हेयर नहीं है, लेकिन सी नाम का व्यक्ति क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इसीलिए मैंने बोला था all legal representatives are not legal hairs, but all legal hairs are legal representative। बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? इसी बात पे यार एक लास्ट क्वेश्चन और लिखवाना चाहूंगा, लिख लो जरा। ठीक है, लिख लो। एक लास्ट क्वेश्चन लिखवाना चाहूंगा, लिख लो जरा। ए डाइड, ए नाम का व्यक्ति डाइड, ऐसे लिख लेना। ए ऐसे कर सर्कल कर लेना, बंदे की बात कर रहा हूं मैं। ए डाइड एंड बी, बंदे की बात कर रहा हूं, बी। ठीक है, बी मेक्स एन एप्लीकेशन टू इंप्लीड एज एलआर एंड सी नाम का व्यक्ति, बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है, सी ऑल्सो मेक्स एन एप्लीकेशन टू इंप्लीड एज एलआर, फुल स्टॉप। बीइंग अ जज, हाउ यू कैन डिसाइड द एप्लीकेशन। अब आप जज हो, एप्लीकेशन कैसे डिसाइड करोगे? यानी कि ए नाम के व्यक्ति का सूट चल रहा था जेड के साथ में, ए वर्सेस जेड। ए नाम का व्यक्ति मर गया, ठीक है। बी नाम के व्यक्ति ने भी एप्लीकेशन लगा दी, जैसा मेरे को इंप्लीड कर लो यार, मैं भी एलआर हूं। सी नाम के व्यक्ति ने भी एप्लीकेशन लगा दी, भैया मेरे को इंप्लीड कर दो, मैं भी एलआर हूं। बी कह रहा है मैं भी एलआर हूं, सी कह रहा है मैं भी एलआर हूं, इंप्लीड कर लो। तो कैसे डिसाइड करोगे? तो यहां पे एक जनरल पैरेलेंस मेरे जीवन में याद रखना, भले बी और सी दोनों एलआर हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, दोनों की एप्लीकेशन अलाउ करके दोनों को इंप्लीड एज अ पार्टी करा जा सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट यहां पे एक बात को याद रखना, क्या सभी के सभी एलआर्स को इंप्लीड करना बंदे के मरने के बाद जरूरी होता है क्या? वेदर इट इज मैंडेटरी टू इंप्लीड ऑल द एलआर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी? द आंसर इज नो। एक लाइन में ये पॉइंट बना के लिख लो कि एज फार एज bringing all the LRs is concerned, it is not mandatory at all. ये मैंडेटरी नहीं है भैया, इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट बना के लिखो, one LR can be implemented without prejudice the rights of the other LRs, without prejudice the rights of others लिख लो या other LRs लिख लो, full stop।
कि भाई एक एलआर भी अगर इंप्लीड हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, और साथ में अदर एलआर्स के राइट्स को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट और आखिर पॉइंट ये लिख लो, हमें बैलेंस अप्रोच के साथ अपना जवाब कंप्लीट करना है ना, तो थर्ड पॉइंट में हमें बैलेंस बात लिखेंगे, लिख लो एट द सेम टाइम it is wise, WISE, it is wise and advisable that all the LRs should be brought on record. It is wise and advisable that all the LRs should be brought on record. Full stop. So that the other disputes between the LRs be avoidable. Full stop. कि भाई आगे चल के एलआर्स के बीच में अपने लड़ाई झगड़े शुरू ना हो जाएं, ये डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए एडवाइजेबल यही होता है कि भाई जितने भी एलआर्स है वो आ जाओ एक बारी में, ताकि जज साहब के दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कौन कौन एलआर है, कौन कौन नहीं है, वगैरह वगैरह। समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो जज साहब को भी ईजी होगा, और अगर कोई एक एलआर आ जाता है, बाकी नहीं आते हैं, बाकी एलआर्स को पता नहीं होता है, और जज साहब अपना केस कंक्लूड कर देते हैं, बाकी फिर एलआर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो एक नया डिस्प्यूट अराइज ना हो, तो एडवाइजेबल और वाइज यही होता है कि भाई सारे एलआर एक बारी आ जाओ, तो जज साहब दूध का दूध पानी का पानी उसी टाइम एलआर्स के बीच के डिस्प्यूट्स को भी क्लैरिफाई कर देंगे, ताकि एक नया लिटिगेशन, एक नया सूट फाइल करने की नौबत ना आ पाए। क्योंकि हमारे सूट, ये सीपीसी का सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, बताओ कि भैया फालतू के हमें सूट्स को नहीं इंस्टीट्यूट करना है, जल्दी से जल्दी हमारा केस खत्म हो पाए, पार्टीज को न्याय मिल पाए। सेक्शन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि रेस ड्यूटी काटा क्यों बनाया हमारे सीपीसी ने, ताकि पेंडेंसी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हमारे सिविल केसेस की ना हो पाए, इसीलिए। ठीक है जी। और सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर ये सीपीसी का आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 डबल जीओ पार्टी, सेक्शन नंबर 337 बीएनएसएस, सेक्शन नंबर 300 सीआरपीसी, ये सब एक ही लाइन के, एक ही मानसिकता से बनाए गए हैं। एक केस जो खत्म हो चुका है वो दोबारा ना किया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 11 से जब भी कोई सवाल आएगा तो हमेशा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का भी जिक्र जरूर करना। और अभी एक नया कंसेप्ट आया था, इंटरलोकेटरी रेस ड्यूटी काटा, आई होप आपको मैंने डिस्कस करा था, लिख लिया होगा सभी लोगों ने जवाब, नहीं लिखा तो भाई डांट फिर खाने के लिए अगली क्लास में रेडी रहना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। आगे एक आधा पॉइंट और बचा है, उसको डिस्कस करके ऑर्डर 22 हमारा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। अगर किसी का कोई भी डाउट होगा ना, ग्रुप में डाल देना, कल की क्लास जब लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे।